भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान के साथ बढ़ रहा है आगे। आगामी 12 से 15 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 40 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी लेंगे भाग। देश के 12 राज्यों में लंपी वायरस ने पसारे पैर। देश भर में अब तक 57,000 से अधिक पशुओं की हो चुकी है मौत। मामले की संगीनी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। संक्रामक पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने का निर्देश। लंपी स्किन वायरस के मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पशुपालन विभाग के साथ की बैठक। प्रदेश के 10 जिलों में 2171 पशु लंपी स्किन वायरस से प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने देशवासियों से देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करने का आग्रह किया। जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है। आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जम करके सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमा मंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के द्वारा इसका अवसर भी दे रहे हैं।
आगामी 12 से 15 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 40 देशों से करीब 1500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनीश शाह से। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हुए कई तरह के नवाचार देश में हो रहे हैं। डेयरी और इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें आगामी 12 से 15 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट हो रही है। इस समिट के आयोजन के क्या माने, इस विषय पर बात करने के लिए हम एनडीडीबी के चेयरमैन, इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, ऐतिहासिक है, अंतर्राष्ट्रीय है और बहुत सारे इसके मायने हैं, क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो स्मॉल होल्डर डेयरी सिस्टम है, जो फार्मर लेवल में हम 2-3 गाय रख के जो हम विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बन चुके हैं, उसको एक हम दुनिया को शोकेस करेंगे। जो भी देश आएंगे सबसे बड़ी ये उपलब्धि होगी। हम ये भी शोकेस करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटा डेयरी एनिमल होल्डिंग सिस्टम है, सस्टेनेबल ज़्यादा है एनवायरनमेंट के तौर से। सो वो भी हम दुनिया को दिखाएंगे। जो कंट्रीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन जो आ चुके हैं, करीब 45 देश के अलग अलग फॉरेन डेलीगेट्स इसको करने वाले हैं। फार्मर्स भी उसमें शामिल है, हमारे देश के भी फार्मर्स मिलेंगे। तो सब एक बाहर के लोग मिलके, हमारे लोग मिलके जो टेक्निकल डिस्कशंस होंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हम जानते हैं, हम जो नहीं जानते उनसे सीखेंगे। हमारे कुछ अच्छे पहलू जो मैंने बताया वो उनको हम दिखाएंगे और वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे और 4 दिन तक ये इवेंट चलता रहेगा। बात करें भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, इसको एक आदर्श मॉडल के तौर पर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। निश्चित तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मॉडल को दूसरे देश भी अपनाएंगे। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, उसने हमारा जो मॉडल है उसको पूरा अच्छी तरह समझ के वो अपने देश में उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो 1/3 के सामने हम ऑलमोस्ट 75% से लेके 80% तक कंज्यूमर से जो हमारे पास रुपये आता है उसको हम फार्मर्स को वापस करते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम है, फार्मर को अच्छा एक अपना रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, वो जो दूध सप्लाई करते हैं। और शायद यही रीज़न है हमारा ऐसा यूनिक मॉडल की वजह से इतने सारे साल के एफर्ट्स के बाद हम 1998 से लेके आज तक, मतलब 25वें साल में भी हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बन चुके हैं। तो ये थे एनडीडीबी के चेयरमैन, जिनका मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और जहां देश के डेयरी सेक्टर को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर देश के किसानों की अंतर्राष्ट्रीय तकनीक जानने और समझने के साथ रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मेरे साथ कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लंपी डिसीज के कारण देश के कई राज्यों में गायों पर खतरा मंडरा रहा है। गायों में फैले इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। लंपी से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं। लंपी पॉक्स वायरस का संक्रमण देश में करीब 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है। इससे अब तक 57,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। देश में तकरीबन 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हुए हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला स्वयं लंपी वायरस से प्रभावित राज्यों का दौरा कर चुके हैं। केंद्र ने राज्यों को हर तरह के सहयोग के साथ 9,000 करोड़ की वित्तीय मदद के अलावा इस संदर्भ में एडवाइजरी भी जारी की है। हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी दिया है कि कोरोना की तरह इस लंपी वायरस से जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको यदि आइसोलेट किया जाए तो उसका स्प्रेडिंग में इफेक्ट हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने लंपी बीमारी का टीका लंपी प्रोवैक भी इजाद किया है, जिसे प्रभावित राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गोट पॉक्स के टीके भेजकर मदद की जा रही है। अब तक देश में तकरीबन 70 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है और उस समय के बाद
तब तक हम इसमें गोट पॉक्स को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे आईसीआर संस्थानों ने बनाई है उसे जरूर इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं। लंपी पॉक्स बीमारी से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ तकरीबन 30 जिलों में इस रोग की दस्तक है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर सहित 9 जिलों में गौधन गंभीर रूप से लंपी वायरस की चपेट में है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। पशुओं को लेकर भी, गौ माता को लेकर भी जो हुई है निर्माण, उस पर तो ध्यान अशोक गहलोत जी का नहीं है, बल्कि उनका ध्यान केवल और केवल सियासत के राजपथ पर है। पर उनको कम से कम ध्यान वहां की कानून व्यवस्था पर देना चाहिए। हरियाणा में भी संक्रमित गायों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज की जा रही है। गुजरात के 14 जिलों में ये बीमारी कहर बनकर टूटी है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस की काफी मार पड़ी है। लंपी वायरस ने अब उत्तर प्रदेश के गाँव में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फिलहाल राज्य में इससे जुड़े 15,000 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 1,414 गाँव तक ये वायरस पहुँच चुका है। रोकथाम के लिए टीम 9 बनाई गई है। ये टीम इस बीमारी को रोकने के लिए 29 अगस्त से अभियान चला रही है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग से पशुधन को बचाने के लिए किसान पीड़ित जानवर को देसी काढ़ा पिलाएं। पीड़ित गायों और पशुओं को मेले और प्रदर्शनियों में ना भेजा जाए। गायों के शव को खुले में ना फेंके, बल्कि वैज्ञानिक विधि से उसे किसी गहरे गड्ढे में गाड़ दें। बीमार और स्वस्थ गायों को एक साथ चारा और पानी ना दें। प्रभावित क्षेत्रों से मवेशी ना खरीदें। बीमार जानवर का दूध बछड़े को ना पिलाएं। गौरतलब है कि देश में इस वायरस ने इस साल अप्रैल से पांव पसारना शुरू किया था। इससे पहले 2019 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका संक्रमण सामने आया था। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे लंपी स्किन वायरस के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पशुपालन विभाग की बैठक ली। सीएम ने वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य राज्यों से आ रहे पशुओं पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा। सीएम ने कहा कि लंपी बीमारी से बचाव के लिए अधिक से अधिक पशुओं में आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालकों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 2100 से अधिक पशु इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 1700 से अधिक पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वहीं अब तक 77,500 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भोपाल स्थित राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा के पास शुक्रवार की रात लगभग 1 बजे बादल फटा, जिसका प्रभाव पास के लगभग सभी गांवों पर पड़ा। इस घटना के कारण पास के धारचूला के खोटीला गांव में काफी नुकसान देखने को मिला। पिथौरागढ़ के डीएम ने बताया कि लगभग 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए और एक महिला की मौत हो गई। और हावड़ा स्टेशन पर फूड प्लाजा को फिर से खोल दिया गया है। पिछले 2 साल से ये प्लाजा कोविड के कारण बंद था। दुर्गा पूजा से पहले आईआरसीटीसी की पहल पर इस फूड प्लाजा को फिर से खोल दिया गया है। हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों ट्रेन चलती हैं। लाखों मुसाफिर रोज यहाँ आते हैं। जितना मशहूर ये स्टेशन है, उतना ही यहाँ का फूड प्लाजा भी। कोविड का असर 2 साल पहले इस फूड प्लाजा पर भी पड़ा और इसे बंद करना पड़ा, पर अब इस फूड प्लाजा की रौनक लौट आई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। यात्रियों को मैसेज देना चाहेंगे कि उनके लिए एक ये सुविधा दोबारा से शुरू हुई है, इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हम ये भी चाहेंगे अगर यात्रियों का इसके बारे में कोई फीडबैक है
कुछ सुझाव हैं इसको और बेहतर करने के लिए, तो वो हमें ज़रूर हमारी रेल मदद के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें सुझाव देते रहें। दुर्गा पूजा से पहले फूड प्लाजा का फिर से खुल जाना यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। दुर्गा पूजा के समय वैसे भी कोलकाता में देश भर से लोग आते हैं और ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ जाती है। जो लोग इस फूड प्लाजा को मिस कर रहे थे वो अब बेहद खुश हैं, क्योंकि हावड़ा ओल्ड कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के इस फूड प्लाजा में यात्रियों को अपनी पसंद की हर चीज खाने के लिए मिल जाती है। एक तो 2017 के बाद क्लोज होने के बाद ये एक नया हब है जो एक प्लेस में सब चीज़ हमें मिल रहा है, तो एक कंफर्ट जोन ही है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत अच्छा हुआ ये खुल गया। सभी पैसेंजर्स के लिए जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। IRCTC की देखरेख में इस फूड प्लाजा में तरह तरह के फूड आइटम्स किफायती दर पर उपलब्ध हैं। 24 घंटे तक ये फूड प्लाजा खुला रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सकें। हालांकि इसे सुचारू रूप से चलाने और इसकी क्वालिटी बनाए रखने में अधिकारियों को अभी काफी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हम अपने रेल यूजर को, पैसेंजर्स को स्वादिष्ट, क्वालिटी, हाइजीन, साफ सुथरा और रिजनेबल प्राइस में अच्छा स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करा सके। फूड प्लाजा के भीतर बैठकर खाने के अलावा यात्री ट्रेन में चढ़ने से पहले रास्ते के लिए भी यहाँ से पैक्ड फूड ले सकते हैं। करीब 2 साल पहले इसका खर्च नहीं उठा पाने के कारण IRCTC की ओर से इसे बंद कर दिया गया था, पर अब नए सिरे से एक निजी संस्था ने इस फूड प्लाजा की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 8 सितंबर को धान का भाव था 1700 रुपए। 9 सितंबर को उसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1675 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1585 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 1575 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 8 सितंबर को धान का भाव था 1800 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 1830 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 सितंबर को धान 2200 रुपए पर बिकी। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। तेलंगाना में धान की बुआई बीते साल से 4,71,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में 94,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 78,000 हेक्टेयर और गुजरात में 55,000 हेक्टेयर। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी।
विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। कुल मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और कुल उपज 1,09,07,000 टन रहने का अनुमान है। वहीं गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहें, वहां ग्वार के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रोपाई करें, किन्नू के बागों से खरपतवार निकालें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें, यही टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रोपाई करें। लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई करते रहें। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। राजस्थान में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ धान के खेत में निराई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च की रोपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले
और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये यात्रा भारत तोड़ो और नफरत को जोड़ो के लिए शुरू की गई है। कांग्रेस में अगले महीने अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन इस बीच पार्टी के ही सांसद इसकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के मंत्र के साथ 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214.76 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इंडिया गेट के ऊपर ड्रोन के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि बनाई गई। मुंबई में गणेश दर्शन के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक लाल बाग के राजा के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं ने धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। घुटने, पीठ और कमर दर्द से होने लगे बुरा हाल, तब लड़खड़ाते जीवन को चलना बता दे, मरीज को स्वावलंबी बना दे। रोगियों के चेहरे पर लौटती मुस्कान का असरदार तरीका कब और क्यों है जरूरी। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम, दर्द से छुटकारे का विज्ञान जो बिगड़ी सेहत में भर देता है जान। देखिए स्वस्थ किसान इस शनिवार केवल दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल